हाय हेलो सलाम नमस्ते जोहार। स्वागत करता हूँ आप सभी का ऑनलाइन विद्या क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस कंपटीशन एग्जामिनेशन 2021 एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021। ये जो आपका वैकेंसी आई है उससे जो सिलेबस है सेकेंड पार्ट के लिए मुंडा शासन व्यवस्था, जो फर्स्ट अध्याय है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मुंडा शासन व्यवस्था। तो इस चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका एक क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जो जो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा। तो इस चैप्टर को हम लोग इस तरह से हम लोग प्लान करके पढ़ेंगे। पहला है कि फर्स्ट टर्म हम लोग जेपीएससी का जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक है इससे इससे रिलेटेड, वो चीज़ जानेंगे। फिर हम लोग इसका फ्लो डायग्राम के साथ नोट्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप टेस्ट एंड रिवीजन होगा। तो ये आप हम लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर है इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक शानदार कोट्स के साथ। और वो कोट्स है, सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो ये एक मोटिवेशन कोर्स है। अपने आप को खुद को मोटिवेट करते रहिए पढ़ाई के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। राहत इंदौरी साहब की एक बहुत शानदार कोर्स है। तो इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करते हुए पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस के बारे में। जेपीएससी का जो सिलेबस है इस अध्याय से रिलेटेड हुआ है मुंडा शासन व्यवस्था, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो इससे इस ये जो चैप्टर है वो आपका झारखंड का इतिहास से रिलेटेड है। झारखंड का इतिहास से आपका 8 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स निर्धारित हैं। तो 8 दूनी 16 मार्क्स आपका जो है झारखंड का इतिहास से है। तो इसका जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है मुंडा शासन व्यवस्था। इससे आपका एक प्रश्न बनते हैं यानी 2 मार्क्स का, जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे वो आपका 2 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है। तो लेक्चर को शानदार तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़िए। चलिए देखते हैं झारखंड का इतिहास। मुंडा शासन व्यवस्था, एक प्रश्न आने वाला है। चलिए मुंडा क्या होता है? तो ये एक राजनीतिक प्रमुख होता है। जो गांव का जो राजनीतिक प्रमुख है उसे हम लोग मुंडा कहते हैं। यह एक विशिष्ट व्यक्ति है, ठीक है। तो यह फर्स्ट जो इसमें है, मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था। जो शासन व्यवस्था है वो मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था। इसमें 2 टर्म हैं जो जनजाति हैं, एक मुंडा दूसरा हो भी एक तरह का एक जनजाति होता है। जो मुंडा का ही, मुंडा जो जनजाति है उसी से निकल के आता है, उपशाखा है उसका। यानी मुंडा जनजाति का ही एक उपशाखा को हो जनजाति कहते हैं। तो जो ये मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था था वह विश्व का जो है प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। जैसा कि आपको पता है कि हाँ, तो जो विश्व के प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था आता है। जैसा कि आपको पता है कि जो आदिवासी लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, वह जो हैं वह इस देश में या फिर वह जो मूल निवासी हैं और प्राचीन काल से रहते आए हैं। तो इसको हम लोग जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, विश्व के प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के रूप में इसको जाना जाता है। इस शासन व्यवस्था में आरंभ में कोई लगान नहीं लिया जाता था, मतलब कोई कर या टैक्स जनता पर नहीं लिया जाता था। परंतु जब मुग़ल शासन काल आया, जब मुग़ल शासन काल जैसा कि आया 17वीं शताब्दी के आसपास, तो मुग़ल का शासन काल में मुग़ल लोग जो टैक्स लेने के लिए इस शासन व्यवस्था पर दबाव बनाने लगा। तो उस समय जो इस शासन व्यवस्था में वो नागवंशी राजा हुआ करते थे। कब की बात है? जब 17वीं शताब्दी के बाद, जब मुग़ल का काल भारत में शासन कर रहा था, मुग़ल शासन था भारत में। तो नागवंशी राजा पर उस समय ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, नागवंशी राजा था, उस राजा पर ये लोग दबाव बनाने लगा। यानी मुग़लों लोग दबाव बनाने लगा नागवंशी राजा पर कर का, और कर का दबाव पड़ने लगा मुंडा मानकी पर, ठीक है, इस तरह से। और 1793 ईस्वी में जब मुग़ल के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ,
तो अब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ तो इसका मेन उद्देश्य था कि कर वसूलना। तो कर वसूलने के लिए उन लोगों ने जमींदार नियुक्त किया, मुंडा मान की ये व्यवस्था में जमींदार नियुक्त किया। और ये जमींदार लोग क्या करते थे कि जो हो जनजाति है, जो उनका शासन व्यवस्था है, उस पर शोषण करना स्टार्ट किए, यानी कर का दबाव इन लोग देने लगा। फिर इस शासन व्यवस्था में चूंकि हो और मुंडा जनजाति था, तो इन लोगों के बीच जो है अब विद्रोह और संग्रह जो है किसके, हो और मुंडा जो है साथ में मिलकर जो जमींदार लोगों के साथ ये लोग संघर्ष और विद्रोह करना स्टार्ट किए। और फलस्वरूप 1833 ईस्वी में इन लोगों के संघर्ष और विद्रोह के बाद परिणाम स्वरूप मुंडा मान की पुनर्बहाल किया गया, मतलब फिर से जो है इस शासन व्यवस्था को लागू किया गया। और इसी को कहते हैं विलिकिंस रूल 1833 ईस्वी की बात है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका हो जनजाति की शासन व्यवस्था। 2 स्तरों पर विभाजित किया गया था, जैसे कि ग्राम स्तर था और दूसरा आपका परहा स्तर। तो जो ग्राम स्तर था उसमें प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत था, ग्राम पंचायत होता था। और उसमें जो है अधिकारी लोग होते थे, उसमें मुख्य अधिकारी कौन कौन थे, तो मुंडा था, डाकुआ था, दिउरी था, यात्रा दिउरी और तहसीलदार था। तो ग्राम स्तर में जो शासन व्यवस्था था, मुंडा मान की हो शासन व्यवस्था, उसमें जो अधिकारी थे वो था मुंडा, डाकुआ, दिउरी और यात्रा दिउरी और तहसीलदार। तो जो मुंडा जो अधिकारी था वह क्या था, वो शासन व्यवस्था का प्रमुख होता था, मतलब जो शासन व्यवस्था कर रहा उसका हेड पीछे ही माना जाता था, यानी जो ग्राम स्तर पर जो शासन व्यवस्था था। और यह जो है प्रशासनिक और न्यायिक कार्य को देखता था। इसके साथ साथ वह सरना, अखड़ा, शासन, सामाजिक स्थलों का भी देखभाल करता था, कौन, मुंडा। जबकि डाकुआ जो अधिकारी था वह मुंडा का सहयोगी होता था, उसके सहायता के लिए वह जो अधिकारी होता था उसको डाकुआ कहते हैं, ठीक है। जो मुंडा के निर्णयों और आदेशों को गांव तक पहुंचाना था, जैसे कि डाकिया का काम क्या होता है कि गांव तक संदेश पहुंचाना, उसी तरह एक डाकुआ जो अधिकारी था वह अधिकारी जो मुंडा जो था उसका जो निर्णय होता था उस गांव के सभी लोगों तक पहुंचाना था। जो अधिकारी नेक्स्ट है वह दिउरी क्या होता था, वह गांव का धार्मिक प्रमुख व्यक्ति था। जो धार्मिक प्रमुख व्यक्ति था वह दिउरी था, वह उसका काम था पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, शादी ब्याह, इस सभी चीज़ों का देख रेख करना, देखना। यात्रा दिउरी, इसके साथ जो दिउरी का जो सहयोगी होता था उसके हेल्प के लिए उसको बोलते थे यात्रा दिउरी, उसको अधिकारी को बोलते हैं यात्रा दिउरी। जो अगला अधिकारी था ग्राम स्तर पर वह है तहसीलदार क्या था, एक राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी करने का मतलब जो गांव से कर या फिर इस तरह से टैक्स लेने का काम करता था, ठीक है। नेक्स्ट है जो परहा स्तर। परहा 2 स्तर पर था, एक ग्राम स्तर पर और परहा स्तर पर, मतलब हो जनजाति का जो शासन व्यवस्था था वो 2 स्तर पर काम करता था, ग्राम स्तर पर और परहा स्तर पर। तो जो परहा था वह उसे हम लोग परहा पंचायत या फिर पट्टी पंचायत भी कहते थे। यह क्या होता था, यह 15 या फिर 15 से 20 ग्राम मिलाकर, गांव को मिलाकर एक परहा एक पट्टी बोल दिया जाता था कि जो 15 गांव हुआ तो उसको एक परहा या फिर एक पट्टी के अंतर्गत रख लिया जाता था, ठीक है। तो ये इस परहा पंचायत में जब भी कोई निर्णय लिया जाता था तो जितना भी गांव का जो मुंडा लोग था उसी के सबके साथ वहाँ पर बैठते थे और डाकुआ लोग बैठते थे और उस सभी के सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता था। जो परहा पंचायत था, तो परहा पंचायत के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं, मानकी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो परहा पंचायत है या फिर पट्टी पंचायत है उसका जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको मानकी कहा जाता है। वह क्या होता है, वह परहा पंचायत का प्रमुख था और जितना भी अंतर पंचायती विवाद का निपटारा जो है परहा पंचायत का जो है मानकी ही करता था। जैसे गांव के बीच कुछ मामलों में कुछ से संबंधित विवाद हो गया तो उस सभी का जो निर्णय होता था वह मानकी लेता था, ठीक है। इस पंचायत में यानी परहा पंचायत में जब इस तरह का विवाद होता और पंचायती होता था तो उसमें मुंडा और डाकुआ लोग जो है भाग लेते थे। तो ये परहा पंचायत पर जो शासन व्यवस्था था उसका यह शासन व्यवस्था था, ठीक है। नेक्स्ट जो है मुंडा शासन व्यवस्था, जिसमें सिर्फ मुंडा ही शासन में भाग लेते थे। तो मुंडा जनजाति जो है क्या शुरू में क्या था, ये कबीलाई
समुदाय का था। यह जो है कबीलाई समुदाय का था। और इसका शुरू शुरू में जब ये थे तो ये अपना क्या करते थे कि जंगल काटकर खेती, अपना जीवन निर्वाहन के लिए खेती किया करते थे। मतलब जंगल जो है, झाड़ है, उसको वो काटकर खेती योग्य भूमि बनाए और कृषि का कार्य किया और इस तरह से जीवन निर्वाहन करते थे। तो इससे क्या हो गया, जंगल काटने से क्या हो गया कि गांव विकसित होने लगे और उस गांव को जो है कीली कीली बोला जाता था। उस गांव को कीली बोला जाता था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग याद रखेंगे कि जो जो मुंडा लोग जंगल काट कर गांव विकसित किए, उस गांव को कीली बोलते हैं। और बहुत सारा इस तरह का कीली होगा, तो उस कीली का एक अपना एक मूल गांव होगा। ठीक है, एक मूल गांव होगा। उस मूल गांव को बोलते थे खूंट। खूंट बोला जाता था उस मूल गांव को। और यहीं से हम लोग खुटकट्टी प्रथा का आरंभ हुआ। यहीं से हम लोग खुटकट्टी प्रथा का आरंभ हुआ। और ये जो खूंट था यानी मूल गांव, एक प्रमुख गांव या फिर इम्पोर्टेंट गांव बोल दिए या फिर इम्पोर्टेंट किले बोल दिए, तो वहाँ से जो है प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता था। मतलब जितना भी प्रशासनिक कार्य होता था वह खूंट जो होता था वहाँ से होता था। अब खूंट है तो उसका एक पंचायत होता था। तो जो खुटकट्टी पंचायत बैठता था तो उसका जो प्रमुख होता था, याद रखिएगा, जिसका प्रमुख होता था उसको बोलते हैं हाथू मुंडा। तो हाथू मुंडा क्या था, खुटकट्टी पंचायत का प्रमुख होता था। जो प्रमुख अधिकारी जो था खुटकट्टी पंचायत का, उसको बोलते हैं हाथू मुंडा। तो बहुत सारा खुटकट्टी गांव मिलाकर, बहुत सारा खुटकट्टी गांव मिला दिए आपस में, तो क्या हो गया, बड़ा सा एक परहा पंचायत बन गया। और उसी परहा पंचायत का जो प्रमुख था उसको बोलते हैं मानकी। मानकी क्या था कि परहा पंचायत का जो प्रमुख आदमी था, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था, उसको बोलते हैं मानकी। इस तरह से ये शासन व्यवस्था में एक मुंडा और इधर से मानकी, ये दोनों ही मिलकर शासन में भाग लेते थे, मुख्य रूप से शासन में भाग लेते थे। इसलिए इस शासन व्यवस्था को क्या बोला जाता है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था था वह 3 स्तर पर काम करता था। एक ग्राम स्तर पर, खूंट स्तर पर और परहा स्तर पर। ठीक है, तो जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था, वो जैसे आप लोग देखें कि ग्राम स्तर पर, खूंट स्तर पर और परहा स्तर पर। तो जो ग्राम स्तर हुआ, तो ग्राम स्तर जो विकसित गांव हुआ उसको कीली गांव बोलते हैं। और उसमें एक ग्राम पंचायत का गठन होता था, उसका प्रमुख अधिकारी जो होता था उसको बोलते थे मुंडा। इसका यह जो मुंडा अधिकारी था, इसका पद वंशानुगत था। वंशानुगत कहने का मतलब कि यदि वह मुंडा बना तो उसका जो अगला जो पीढ़ी है, अगला जो उसका पुत्र होगा, वो भी वह अधिकारी होगा मुंडा का। ठीक है, तो ग्राम का महत्वपूर्ण जो भी फैसला लिया जाता था तो वह मुंडा के द्वारा ही लिया जाता था। वो ग्राम स्तर का शासन व्यवस्था था। जो खूंट स्तर पर शासन व्यवस्था होता था, तो मुंडा जनजाति का पारंपरिक गांव था। तो ये भी याद रखेंगे, जो खूंट गांव था, खूंट गांव, तो खूंट गांव एक महत्वपूर्ण गांव होता था और वो एक पारंपरिक गांव होता था। इसमें अखड़ा, सरना, शासन, ये सब सारा चीज़ उस खूंट गांव में होते थे। खुटकट्टी पंचायत, अब इस खुटकट्टी गांव में एक पंचायत बैठता था तो उसको बोलते हैं खुटकट्टी पंचायत। इसमें जो अधिकारी थे वो मूल रूप से हाथू मुंडा, पाहन और पनभरा। हाथू मुंडा क्या था, तो जो खुटकट्टी गांव का जो प्रमुख है उसको बोलते थे हाथू मुंडा। तो जो खुटकट्टी गांव का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं हाथू मुंडा। तो ये भी आप याद रखिएगा। और जो पाहन अधिकारी था खूंट स्तर पर, वह था, उसका काम था धार्मिक प्रमुख। वो एक धार्मिक प्रमुख था। पूजा पाठ, बलि चढ़ाने के कार्य, ये सभी काम जो है पाहन करता था। और जो इन सभी काम करने के लिए उसे एक लगान मुक्त भूमि दिया जाता था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, लगान मुक्त भूमि दिया जाता था ये धार्मिक काम करने के लिए। किसको, पहान को। तो उस भूमि को बोलते थे डाली कटारी। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल पूछ सकता है ये भी आपका एमसीक्यू में। और जब भूत प्रेत से बचाने के लिए जो काम करता था और उसके लिए जो भूमि उसे दिया जाता था, उस भूमि को कहते थे भूत खेता। तो ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो अधिकारी था वो है पनभरा। तो पनभरा क्या था, तो वो जो पहान था उसका सहयोगी, उसका हेल्प करने के लिए जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे पनभरा। इसी साथ में पढ़ा स्तर पर, तो पढ़ा स्तर क्या था, बहुत सारा खुटकट्टी गांव है तो उस सबको मिलाकर क्या बना, एक पढ़ा बना। तो पढ़ा स्तर पर तो इसका काम क्या था कि जो पढ़ा पंचायत था
जब दो या दो से अधिक गांव के बीच जो है कोई विवाद होता था तो उसका निपटारा के लिए पढ़ा पंचायत होता था। उसमें अधिकारी थे क्या, एक मानकी, दूसरा पढ़ा राजा। तो पढ़ा मानकी जो था वो क्या था, ये पढ़ा पंचायत का जो है प्रमुख व्यक्ति था। प्रमुख व्यक्ति पढ़ा पंचायत को बोलते हैं मानकी। और जो पढ़ा राजा था तो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। सर्वोच्च पदाधिकारी को पढ़ा राजा बोलते थे। ठीक है। और इसके सहयोगी, इसके सहायता के लिए क्या कौन कौन अधिकारी होते थे, तो कर्ता, दीवान, कोतवाल, पांडे। तो ये सभी अधिकारी इसके सहयोगी थे पढ़ा राजा के। जो मुंडा का राजतंत्रीय प्रणाली, इसका विकास भी होने लगा था। ठीक है, इसका विकास होने लगा था क्योंकि ये एक शासन व्यवस्था था उस समय के लिए, विकसित शासन व्यवस्था कह सकते हैं। तो उसमें जो है ये अपना राज्य का गठन भी करना स्टार्ट करने लगे, मैंने विकास करना स्टार्ट लगे। तो जो पहला जो आदमी था जो राज्य गठन का आरंभ करता कहा जाता था उस शासन व्यवस्था में, उसको बोलते हैं, उसका नाम था ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा क्या था, राज्य गठन, मतलब कि यदि राज्य, यदि शासन व्यवस्था चल रहा है तो उसके राज्य को विस्तारित करना, उसका विकास करना, तो उसका जो आरंभ करता था वह नाम था उसका ऋषा मुंडा। तो इसने सबसे पहला जो राज्य का स्थापित किया, उस राज्य का नाम दिया हुआ सुतिया नागखंड राज्य। ठीक है, तो सुतिया नागखंड राज्य जो है ऋषा मुंडा के द्वारा स्थापित किया गया था। और की स्थापना जो है सुतिया पहान प्रथम राजा, और इसके लिए जो है सुतिया पहान प्रथम राजा बना था। सुतिया पहान जो है प्रथम राजा बना था इस राज्य का, यानी सुतिया नागखंड राज्य का। तो सुतिया नागखंड राज्य का जो राजा था वो था वो सुतिया पहान। ठीक है, और ऋषा मुंडा क्या था, राज्य गठन का आरंभ करता। ठीक है, वो आरंभ करना स्टार्ट किया था राज्य गठन के लिए, वो था ऋषा मुंडा। और जो राज्य जो है स्थापित किया था उसका था सुतिया नागखंड राज्य। और इसका जो प्रथम राजा बना था वो था सुतिया पहान, याद रखेंगे। इसमें 7 गढ़ और 21 परगना था। ये जो राज्य था सुतिया नागखंड राज्य, उसका जो है वह 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त था। और वो 7 गढ़ क्या था, पहला लोहागढ़, हजारगढ़, पालुनगढ़, मानभूम, सिंहगढ़, केसरगढ़ और सुरगुजागढ़। इस तरह से उसका जो 7 गढ़ था वो सुतिया नागखंड राज्य का ये 7 गढ़ था। और ये 7 गढ़ जो है 21 परगना में विभक्त थे। और वो परगना कौन कौन थे, ओमदंडा, दोईसा, खुसरा, सुरगुजा, जसपुर, गंगपुर, पोरहट, गिरमा, बिरुआ, लचरा, बिरसा, सोनपुर, बेलखादर, बेलसिंह, तमार, लोहारडी, खरसिंह, उदयपुर, पुनाई, कोरिया, जगमक्कर। तो ये उसका 21 परगना था। तो राज्य गठन का भी विकास हो चुका था इस शासन व्यवस्था में। तो चलिए इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं इस चैप्टर से। तो मुंडा, पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है, पहला है वो, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है। जो मुंडा शासन व्यवस्था है उसका, उसमें जो गांव का प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं, उसको कहते हैं क्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपका हाथू मुंडा, बी ऑप्शन है मुंडा, सी ऑप्शन है पुजार और डी ऑप्शन है मानकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी मुंडा। यानी मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है वह क्या कहलाता है, मुंडा। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है। मुंडाओं का जो ग्राम पंचायत था उसको क्या कहा जाता है। आपका विकल्प है अखड़ा, बी है हाथू, सी है आपका पुजार और डी है पढ़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथू। तो हाथू जो है मुंडाओं के ग्राम पंचायत को कहा जाता है। हाथू जो है मुंडाओं के ग्राम पंचायत को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, पढ़ा पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि यह एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है। तो क्या यह होती है, यह असत्य है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। और डी ऑप्शन है, इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल और कार्तो हैं।
तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। ये चीज़ क्या है, असत्य है, क्योंकि आप देखें अभी तक कि महिलाओं को राज्य व्यवस्था में, प्रशासनिक कार्यों में इन लोगों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। तो यदि यह कथन, यदि स्टेटमेंट लिख रहा है कि महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, तो भी ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि महिलाओं का कोई उल्लेख ही नहीं है शासन व्यवस्था में। तो अगला जो क्वेश्चन है वो पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं। अब जब पढ़ा पंचायत, बहुत सारा पढ़ा ये हो गया, खुटकट्टी गांव मिला या फिर गांव मिला 15 से 20 गांव, तो उसको पढ़ा बोलते हैं। अब उस पढ़ा का जो है पंचायत होगा, तो उस पंचायत का स्थल को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शंस है अखरा, दूसरा है हातू, तीसरा है पुजार और चौथा है परगनैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अखरा। ठीक है, जो पढ़ा पंचायत है उसका जो पढ़ा है उसका जो पंचायत स्थल होगा उसको बोलते हैं अखड़ा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है। सांस्कृतिक केंद्र कहने का मतलब जहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है अपना धर्म संस्कृति को लेकर, तो वो सांस्कृतिक केंद्र हुआ। तो कौन सा जो है इन चार ऑप्शन में सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है। पहला है अखड़ा, दूसरा है पहाड़ा, भूत खेता और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अखड़ा। अखड़ा है जगह जिसको हम लोग सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बोल सकते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में। अगला जो क्वेश्चन है वो मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। जो ग्राम पंचायत होता है उसको उसका जो प्रधान होगा उसको क्या कहा जाएगा। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हाथू मुंडा। ठीक है, तो जो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव है, गांव का प्रधान को मुंडा कहते हैं, और वो जो ग्राम का पंचायत होगा उस पंचायत का जो है प्रधान होगा उसको बोलेंगे हाथू मुंडा। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं। जो पढ़ा पंचायत है ये तो आपको पता होगा कि पढ़ा पंचायत क्या होता है, कि 15 से 20 गांव है उसको मिला के एक पढ़ा बोल दिया गया। तो उस जो पढ़ा होगा उसका पंचायत होगा, तो उसका जो प्रधान होगा उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मानकी। आपको पता होना चाहिए कि उसका जो है उसको बोलते हैं मानकी। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही होगा। अगला जो है, मानकी का पद होता है, क्या होता है। ऑप्शन है आपका वंशानुगत, बी है निर्वाचित, चयनित या फिर मनोनीत। देखे होंगे आप लोग पढ़ चुके हैं कि अभी अभी कि जो मानकी का पद है वो वंशानुगत होता है, माने पीढ़ी दर पीढ़ी उसका बढ़ते रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, वंशानुगत। अगला क्वेश्चन है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। जो धार्मिक प्रधान होगा उसको क्या कहा जाएगा, तो उसका जो है उसको आप कह सकते हैं पहान, यही आपका पूजा पाठ का काम करता है। तो राइट आंसर बी, यानी पहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित होता है। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ा। कि पढ़ा जो है होता है वहाँ सर्वोच्च स्थान होता है, क्योंकि मुंडा का जो है ये पढ़ा जो है बहुत सारा 15 से 20 गांव मिलकर बनाया जाता है, और सर्वोच्च स्थान क्या होगा, पढ़ा होगा। वहाँ पर पंचायत बैठता है और उसका हेड कौन होता है, मानकी होता है। अगला सवाल है, मुंडा जनजाति में पहान को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया कि जो पहान है, पहान का काम क्या है, धार्मिक अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, और उसके लिए इस एवज में उसको मुक्त भूमि, लगान मुक्त भूमि दिया जाता है। और उस लगान मुक्त भूमि को क्या बोला जाता है, डाली कटारी भूमि। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डाली कटारी भूमि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को पहचानना है। तो पहला नंबर है कि मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त होता है। यहीं पर ये क्वेश्चन जो है असत्य मिल जाता है, क्योंकि यहाँ अभी तक हम लोगों ने देखा कि मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था, उसके लिए उसको कोई अधिकारी या फिर अधिकार नहीं दिया गया था प्रशासन को चलाने के लिए। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अगला जो है क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पहान द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। ठीक है, फिर से आया, वो ऐसे जो धार्मिक अनुष्ठान किया तो उसके लिए डाली कटारी भूमि, लेकिन जब वो भूत प्रेत से बचाने के लिए जो पूजा पाठ करता है और उसके लिए जो भूमि दिया जाता है उसको बोलते हैं, उस भूमि को बोलते हैं भूत खेता। तो याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बनता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि मुंडा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। मुंडा का पद वंशानुगत होता है, यह भी सत्य है। मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना है। लगान वसूलना का काम वहाँ पर नहीं था। ठीक है, मुंडा व्यवस्था में शुरू में लगान नहीं वसूला जाता था। ठीक है, मुंडा गांव के विवादों का निपटारा भी करता था, ये सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, उपरोक्त कई सत्य, क्योंकि यही जो है आपका कथन असत्य होगी, क्योंकि ये जो है बी नंबर ऑप्शन है, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। यहाँ पर देखिए कि ये कह रहा है कि मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना है, जो कि गलत है। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहते हैं। ये भी आपको पता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। जो इसका जो निर्मित खेत होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा खुटखट्टी भूमि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खुटखट्टी भूमि। अगला सवाल है, खुटखट्टी भूमि को निर्मित करने वाला कहलाता है। खुटखट्टी भूमि जो बनाया उसको क्या कहते हैं, पहान कहते हैं, हाथू कहते हैं, खुटखट्टीदार कहते हैं, या फिर पनभरा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खुटखट्टीदार कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी परिवार। खुट क्या था कि एक मूल गांव था और उस मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का अर्थ क्या हो गया, एक परिवार हो गया, खुटखट्टीदार। ठीक है, अब देखे होंगे अभी भी गांव में बहुत सारे गांव में जो है अभी खुटखट्टीदार या फिर खुटखट्टी शासन व्यवस्था अभी भी लागू है। वहाँ पर क्या होता है कि अभी भी सरकार द्वारा लगान न लेकर वहाँ का जो खुटखट्टी राजा होता है उसी के द्वारा लगान लिया जाता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी जो है अभी पढ़ चुके हैं, पढ़ा राजा होता है। प्रमुख व्यक्ति कौन था, प्रमुख व्यक्ति था मानकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो को अच्छा से देखा होगा। तो वंस अगेन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्टडी को जारी रखिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ना करें, बिल्कुल शेयर करें उन लोगों तक जिनको इन वीडियो के ऐसे वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।